गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से हम पढ़ेंगे संचयन, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें से पाठ 1 हरिहर काका। हरिहर काका पाठ के लेखक हैं मिथिलेश्वर जी, जिनका जन्म 31 दिसंबर 1950 को बिहार के भोजपुर जिले के वैसाडीह गांव में हुआ था। इन्होंने हिंदी में एमए और पीएचडी करने के उपरांत व्यवसाय के रूप में अध्यापन कार्य को चुना। अर्थात कि इन्होंने हिंदी में पीएचडी और एमए की जैसी बड़ी डिग्रियां प्राप्त की थी और उसके उपरांत फिर भी इन्होंने अपने व्यवसाय यानी जो काम करना पसंद करते हैं उसके रूप में अध्यापन अर्थात के टीचिंग को चुना। इन दिनों आरा के विश्वविद्यालय में रीडर के पद पर कार्यरत हैं। अभी ये आरा विश्वविद्यालय है, वहाँ पर रीडर का काम कर रहे हैं। मिथिलेश्वर ने अपनी कहानियों में ग्रामीण जीवन को बखूबी उकेरा यानी कि दर्शाया है। इनकी कहानियाँ वर्तमान ग्रामीण जीवन के विभिन्न अंतःविरोधों को उद्घाटित करती है। अंतःविरोध वो होता है कि मन में उठने वाले जो भी प्रश्न होते हैं, विरोध होते हैं कि हमें नहीं पसंद होते हैं, वो सब बातें उद्घाटित करती हैं, मतलब प्रदर्शित करती हैं। इनसे पता चलता है कि आज़ादी के बाद ग्रामीण जीवन वास्तव में किस हद तक भयावह और जटिल रहा। बदलाव के नाम पर हुआ है कि आम लोगों के शोषण के तरीके बदल गए। मतलब ये हुआ, आज़ादी के बाद केवल इतना ही बदलाव हुआ है कि जो आम लोग थे, मतलब नॉर्मल पर्सन जो हैं, उन लोगों के शोषण करने के तरीके, जो पहले राजा वगैरह, राजा जमींदार उनका शोषण करते थे, और अब जो दूसरे लोग हैं उनका शोषण कर रहे हैं। केवल शोषण करने के तरीके बदल गए हैं। मिथिलेश्वर जी की प्रमुख कृतियां हैं, मतलब इन्होंने जो भी लेखन कार्य किया है उसमें से बाबूजी, मेघना का निर्णय, हरिहर काका, एक में अनेक, एक थे गोपीलाल, भोर होने से पहले, मिथिलेश्वर जी की श्रेष्ठ कहानियां हैं। गांव के लोग, विहग बाबूजी का एक दिन, 6 महिलाएं, माटी की महक, धरती, गांव की प्रतिनिधि कहानियाँ इन हैं और इनके द्वारा लिखित उपन्यास हैं जुनिया, युद्ध स्थल। बाबूजी पुस्तक के लिए मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा वर्ष 1976 के अखिल भारतीय मुक्तिबोध पुरस्कार, बंद रास्तों के बीच पुस्तक के लिए सोवियत रूस द्वारा वर्ष 1979 के सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, मेघना का निर्णय पुस्तक के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 1981-82 के यशपाल पुरस्कार तथा निखिल भारत भंग साहित्य सम्मेलन द्वारा राज्य के सर्वोत्कृष्ट हिंदी लेखक के लिए वर्ष 1983 के अमृत पुरस्कार, सुरंग में सुबह उपन्यास के लिए मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा अखिल भारतीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया एवं सम्मानित किया गया है। अब हम आगे पाठ हरिहर काका के विषय में चर्चा करेंगे। पाठ 1 हरिहर काका। हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ। कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन न तो वह कल ही कुछ कह सके और न आज ही। लेखक बोल रहे हैं कि मैं कल भी उनके घर गया था, पर उन्होंने कल भी कुछ नहीं कहा और आज भी कुछ नहीं बोला है। दोनों दिन उनके पास में देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। लेखक जाके उनके पास बैठे थे, पर हरिहर काका ने कोई बातचीत लेखक के साथ नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा, तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नज़र बहुत कुछ कह गई। जिन यंत्रणाओं यानी कि यातना, क्लेशों, कष्टों से वे घिरे हुए थे और जिस मनोह स्थिति यानी कि उनके मन की जो स्थिति थी उसमें वे जी रहे थे, उसमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती हैं, मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं होती। लेखक कह रहे हैं कि हरिहर काका ने उनसे मुंह से तो कुछ नहीं कहा, परंतु जब हरिहर काका ने लेखक की ओर देखा तो उनकी आंखों ने ही बहुत कुछ कह दिया था कि उनके मन में क्या चल रहा है। सेकंड पैराग्राफ देखो। हरिहर काका की ज़िंदगी से मैं बहुत गहरे में जुड़ा हुआ हूँ।
अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ उनमें से हरिहर काका भी एक हैं। लेखक कह रहे हैं कि मैं उनकी ज़िंदगी से बहुत जुड़ा हुआ हूँ अच्छे से, और उनके गांव में जो वे जिन चंद मतलब कि थोड़े बहुत लोगों को वे सम्मान देते हैं उनमें से हरिहर काका भी एक व्यक्ति हैं। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति अर्थात के लगाव। तो उनके प्रति मेरा जो लगाव है अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण हैं। उनके प्रमुख दो कारण हैं। एक तो यह कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं, और दूसरा कारण यह है कि मेरी माँ बताती है हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे। दुलार करना यानी प्रेम करना, कि मुझे बहुत प्यार करते थे, अपने कंधों पर बैठाकर घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करते हैं उससे कहीं ज़्यादा प्यार हरिहर काका मुझे करते थे। और जब मैं सयाना सयाना यानी कि बड़ा हुआ तब मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ हुई। हरिहर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए ही इतनी उम्र तक प्रतीक्षा अर्थात के इंतजार किया हो। माँ बताती है कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं थी। वह मुझसे कुछ भी नहीं छिपाया करते थे, खूब खुलकर बातें किया करते थे। खुलकर बातें करना यानी जो भी बात हो अच्छे से बताना। लेकिन फ़िलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया था। उनकी स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया है। मतलब उन्होंने जो अभी बोलना बंद कर दिया है, तो उनकी जो स्थिति है उससे मैं बहुत चिंता में हूँ, टेंशन में हूँ। जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्लाकर भी अपनी रक्षा न कर सकते हों, क्योंकि उसकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती लहरों में विलीन हो जाती है। विलीन होना के जल प्रवाह या भवसागर के विलीन होना के मतलब है क्या ना, लुप्त हो जाना। तो जल सागर या भाव सागर में कुछ लोग बीच में छुपे हुए मतलब घिरे हुए हों, और है ना वो चिल्ला रहे हों, लेकिन उनकी आवाज़ विलीन हो रही हो मतलब लुप्त हो रही हो, कोई सुन न पाए। हो जाने के अतिरिक्त कर ही कह सकते हैं, मतलब वो चुप रहने के अतिरिक्त क्या कर सकते हैं। मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प यानी कि दूसरा कोई उपाय नहीं है उनके पास में। लेकिन मन इसे मानने को कतई मतलब बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और झटपटाहट बढ़ गई हो, कुछ ऐसी स्थिति के बीच हरिहर काका गिर गए हैं। नेक्स्ट पेज। हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वह यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कहें तो क्या कहें। मतलब वो लेखक को सोच रहे हैं कि मैं हरिहर काका के बारे में सोच रहा हूँ कि हरिहर काका मुझसे कुछ कहना तो चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोच पा रहे हैं कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या कहें। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वह हल्के हो जाएं, कोई ऐसी उक्ति नहीं जिसे कहकर वे मुक्ति पा सकें। हरिहर काका की स्थिति मैं भी होता तो निश्चित ही इस गूंगेपन यानी चुप रहना मतलब चुपचाप बने रहने की स्थिति का शिकार हो जाता। हरिहर काका की इस स्थिति में वे कैसे फंस गए हैं, कैसे आप फंसे, यह कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, यह सब बताने से पहले अपने गांव का और खासकर अपने गांव की ठाकुरबाड़ी का संक्षिप्त में परिचय मैं आप लोगों को देना उचित समझता हूं, क्योंकि उसके बिना तो यह कहानी अधूरी रह जाएगी। लेखक कह रहे हैं कि मैं आप लोगों को हरिहर काका की स्थिति के बारे में बताऊं कि वो कैसे इस स्थिति में आकर के फंस गए हैं। उसके बारे में बताने से पहले मैं अपने गाँव और अपने गाँव की ठाकुरबाड़ी के विषय में का परिचय संक्षिप्त यानी शॉर्ट में देना चाहूँगा। मेरा गाँव बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हसन बाजार बस स्टैंड के पास। गांव की कुल आबादी 2,500-3 हज़ार होगी। गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। गांव के पश्चिम किनारे का बड़ा सा तालाब, गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना वृक्ष और गांव के पूर्व में ठाकुरबाड़ी का विशाल मंदिर, जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कहते हैं। अब आप लोगों को पता चला ठाकुरबाड़ी क्या है। गांव में इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक जानकारी किसी को नहीं है। इससे संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है वह यह है कि वर्षों पहले जब गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था, कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे। वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे, लोगों से मांग कर खा लेते और पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे। बाद में लोगों ने चंदा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। फिर जैसे जैसे गांव
बसता गया और आबादी बढ़ती गई। मंदिर के कलेवर में भी विस्तार होता गया। लोग ठाकुर जी को मनौती मानते हैं कि पुत्र हो, मुकदमे में विजय हो, लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो, लड़के को नौकरी मिल जाए, फिर इससे जिनको सफलता मिलती है वह खुशी में ठाकुर जी पर रुपए, जेवर, अनाज चढ़ाते हैं। अधिक खुशी होती है तो ठाकुर जी के नाम पर अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा लिख देते हैं। यह परंपरा आज तक जारी है। अधिकांश लोगों को विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से, मुकदमे में उनकी जीत होती है तो ठाकुर जी के चलते, लड़की की शादी होती है तो ठाकुर जी की कृपा से, इसलिए जल्दी तय हो गई। ठाकुर जी की मनौती मानी गई थी। लोग इस विषय में विश्वास रखते हैं कि यह परिणाम है कि गांव की अन्य चीज़ों की तुलना में ठाकुर बाड़ी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ है। अब तो यह गांव ठाकुर बाड़ी के नाम से ही पहचाना जाता है। ठाकुर बाड़ी न सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुर बाड़ी है, बल्कि पूरे इलाके में इसकी जोड़ की दूसरी ठाकुर बाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत हैं। धार्मिक लोगों की एक समिति है। ठाकुर बाड़ी की देख रेख और संचालन यानी कि उसे चलाने का काम, चलाने के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति अर्थात कि लगाया गया और नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट पेज। ठाकुर बाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना तथा धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना है। ठाकुर बाड़ी का काम यह है कि जो लोग मतलब लोगों के मन में ईश्वर के प्रति भक्ति भाव पैदा करना, और जो लोग अपने धर्म से विमुख हो चुके हैं कि उनका धर्म क्या है उसके बारे में नहीं सोचते हैं, विमुख हो जाना यानी दूर हो गए हैं, उन्हें सही रास्ते पर लाना है। ठाकुर बाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज़ बराबर गूंजती रहती है। जो धन्यवाद। अब आगे का चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी। धन्यवाद बच्चों।